रखा है। चलो पहले अपन ये देखते हैं पोलराइजेशन। गड्ढे के ये नीचे, गड्ढे के नीचे। लेक्चर में कोई दिक्कत बोलो। सर इसी पार्ट में ये जो आया सामने। हाँ हाँ बोलो। सर इसमें जो आई नॉट बाय 2 cos स्क्वायर थीटा के बाद उसका एंगल 90 माइनस थीटा कहाँ से? वो तो परपेंडिकुलर ही हो गया ना उसके। क्यों? उसकी एक्सिस ऐसी अपने आउटवर्ड दी अरे प्लेन है। ये और ये परपेंडिकुलर है, पहला और आखिरी परपेंडिकुलर है, बीच वाला एंगल थीटा पे है। तो अगर इससे थीटा बना रहा है तो दूसरे वाले से 90 माइनस थीटा बनाएगा ना। बट सर अगर अपन कंपोनेंट करेंगे तो वो पूरा परपेंडिकुलर ही है ना उस लाइन से। नहीं तो एक बार ये आएगा एक बार ये आएगा, दो इंस्टॉलमेंट में होगा ना। ऐसा समझो, देखो पहला पोलराइजर ये है, लास्ट पोलराइजर ये, लास्ट पोलराइजर ये है, बीच का पोलराइजर ये है। ये P1 पोलराइजर, P2 पोलराइजर, P3। तो पहले वेक्टर ऐसे आ रहे थे, अब वेक्टर ऐसे आएंगे। ये A था, ये A cos थीटा बचेगा, और अब A cos थीटा का cos है ना, A cos थीटा sin थीटा बचेगा। सोचो। अच्छा P3 तो अलग सा है ना, वो तो अपने परपेंडिकुलर अपने प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। नहीं ऐसा, इस तरीके से कैसे प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब क्या है? मतलब अपने आउटवर्ड दी प्लेन निकल रहा है उसका एक्सिस। पता नहीं क्या है। एक ऐसा है, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दो तो ये बन जाएगा, 90 डिग्री घुमा दो तो तीसरा वाला बन जाएगा। वो बनाना मुश्किल है, तीसरा ऐसे बन जाएगा। क्रॉस पोलरॉइड है, मतलब उन दोनों की एक्सिस सेम है, बस रोटेशन 90 डिग्री का है। ठीक है। मैंने सिमुलेशन भी तो शेयर किया होगा। एक मिनट, हाँ बताता हूँ। ये नहीं, चलो वैसे ये, लेकिन इसमें वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो ऐसा है, यहां से देखो इंसिडेंट लाइट गई, दिख रहा है ना सिमुलेशन ये। इंसिडेंट लाइट गई, ये पहला पोलराइजर, दूसरा पोलराइजर, तीसरा पोलराइजर। ये पोलराइजर से पास होने के बाद क्या हो रहा है, ये है। तो पहला पोलराइजर 0 है, तीसरा पोलराइजर 90 है। तीसरा कौन सा है? ये पोलराइजर 2 है, सॉरी, तीसरा ये। सर आपने ये इसके पास एक्सिस के बीच का एंगल बता रहे हैं ना कि 90 होगा। हाँ हाँ हाँ, पास एक्सिस के बीच का। अब देखो फर्स्ट पोलराइजर, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड क्रॉस पोलराइड है। ये बीच वाला पोलराइजर अगर हम किसी एंगल पे ले जाते हैं तो देखो ब्राइटनेस कुछ आ गई, ऐसे ले गए ब्राइटनेस खत्म हो गई, कुछ एंगल पे फिर आ गई। तो जब ये थीटा था, जैसे ये थीटा था, तो ये थीटा है, तो यहां इंटेंसिटी आई थी, यहां I/2, यहां I/2 cos स्क्वायर थीटा, और यहां अब हम एंगल कौन सा देखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो I/2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो गया। ये एंगल 90 माइनस थीटा, इसकी एक्सिस और इसके एक्सिस के बीच का। ठीक। चलो आगे। बस सिंपली हमें क्या करना है कि दो पोलराइजर के बीच का जो एंगल है, सिर्फ वो एंगल ढूंढना है।
एक पोलराइजर ये है, दूसरे पोलराइजर का एंगल ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो अगर यहां एम्पलीट्यूड ए होगा ए, तो यहां ए कॉस थीटा आएगा। एक पोलराइजर से दूसरे पोलराइजर पे निकलेगी, कॉस कंपोनेंट निकलेगा, साइन कंपोनेंट एब्सॉर्ब हो जाएगा। और बोलो, एक मिनट, आवाज क्यों नहीं आ रही है? बोलो, कहीं और दिक्कत थी? सर ये आपने कैसे कहा कि a cos थीटा है तो उसके बाद i cos स्क्वायर थीटा हो गया? इंटेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी, एम्पलीट्यूड ई से ई कॉस थीटा हो गया, अच्छा ठीक है सर। तो ए से ए कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और a स्क्वायर हमारा i है, ठीक है सर। इंटेंसिटी सर, हर तरह की वेव में इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। चलो ये देखो, ये थ्योरी समझाई है कि हुआ क्या है, कि जो लॉन्ग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये लॉन्ग मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसके ट्रांसवर्स में होगा, एक परपेंडिकुलर होगा। तो ये इस एक डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं, एक डायरेक्शन में ऑक्सीलेट नहीं करते हैं, बस ऐसा है। तो जिस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करते हैं उस डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन की एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जैसे देखो, ये कंपोनेंट एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, लेकिन ये कंपोनेंट पास हो जा रहा है, बस ऐसा था। तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ई कंपोनेंट ये है, एक ये, तो ये पैरेलल कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो जा रहा है, परपेंडिकुलर पास हो जा रहा है। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कहते हैं इनको। चलो, तो पहला तरीका तो ये हुआ कि हम ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल से पास कर दें, पोलराइजर से पास कर दें। दूसरा हुआ स्कैटरिंग, कि स्कैटरिंग में ये भी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारी लाइट ऐसे भी ऑक्सीलेट एक मिनट, इस सिंबल का मीनिंग तो मैंने बताया था ना? नॉन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। हाँ, ये अनपोलराइज है, क्योंकि इस डॉट का मतलब है कि हमारी तरफ भी पोलराइज हो, हमारी तरफ भी ऑक्सीलेट कर रहा है। मतलब ये अगर हम 3D में देखें तो ये इधर भी है, इधर भी ऑक्सीलेशन है, जेड एक्सिस में भी है। हाँ, जिसको भी जेड कहें, अगर जेड में मूव कर रहा है तो एक्स और वाई दोनों में। ठीक, अब अगर स्कैटर होके लाइट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, तो सोचो ये वाले ट्रांसमिट नहीं हो सकते, कांट ट्रांसमिट। फील करो क्यों? सिर्फ ये ट्रांसमिट होंगे, बताओ क्यों? क्योंकि प्रोपगेशन की डायरेक्शन वो हो गई ना। क्योंकि प्रोपेगेशन के पैरेलल कंपोनेंट नहीं ट्रांसमिट हो सकता है। वजह, क्योंकि ये डायरेक्शन अगर यहां ट्रांसमिट होती तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव हो जाती ना। लॉन्गिट्यूडनल हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस वाली डायरेक्शन के जो सी की डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट हो सकता है, तो इसके पैरेलल कोई कंपोनेंट नहीं हो सकता। तो ये वाले ऑक्सीलेशन इस डायरेक्शन में आएंगे ही नहीं, तो ये ऐसे पोलराइज्ड वेव हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इसमें भी देखो, ये डायरेक्शन बताइए, लेकिन ये जो डायरेक्शन ऐसी थी ये एब्जॉर्ब हो गई। तो ऑब्वियसली अगर मैं यहां कहीं देखता तो ये दिखते, लेकिन ये जो कंपोनेंट है ये थोड़ा छोटा दिखता, एक कंपोनेंट। ठीक, तो ये जो एग्जांपल वीडियो दिखा है, ये वीडियो यही एक्सप्लेन कर रहा है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में कंप्लीट पोलराइज्ड हो गया, इस डायरेक्शन में पार्शियल पोलराइज्ड है। ठीक, तो देखो ये काफी डार्क दिख रहा है ना इस लाइन में, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट पोलराइजेशन, ये नो पोलराइजेशन।
वीडियो में घुमाया होगा शायद इसको। बिल्कुल सही। और तीसरा पॉइंट था, इसे ग्लेयर कहते हैं। और ये ग्लेयर समझ में आ रहा है क्यों आ रहा है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आ रही है, ये ग्लेयर है। और ये एंटी ग्लेयर लेंस से फोटो खींचा गया है ये। तो इसको करने के लिए हम पोलराइजर ही यूज करते हैं। और तरीका क्या है कि पहले तो ये देखो कि यहां से जो पास हो रहा है तो सिर्फ ये कंपोनेंट ट्रांसमिट हो रहा है, क्योंकि यही ट्रांसवर्स है। ये जो कंपोनेंट थे इसके पास, ये कंपोनेंट यहां ट्रांसमिट नहीं हो सकते। फील करो, ये ब्लू वाले कंपोनेंट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट कांट हैव ब्लू कंपोनेंट, हैव these since they are longitudinal, are not transverse. इसीलिए पोलराइज लाइट, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, उसके पोलराइज होने के चांसेस होंगे। और अगर ये एंगल 90 डिग्री हो जाए तो 100% पोलराइज हो जाएगी। एक मिनट, मैं अकेला ही बोल रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग? यस सर। यस सर। यस सर। जरा देखो कितने बच्चे, मात्र 78। सर कैनवास पे टाइम 7:30 का और 10:30 का डला कैनवास पे 10:30 का डला है यस सर। हाँ हाँ सर। और मैंने उस पे 10 का डाला था। हाँ। ओके। सर जो पहले वाले में स्कैटरिंग था, तो स्कैटरिंग का क्या रोल था उसमें? रोल पता चलेगा। क्या बोल रहे हो? सर जो स्कैटरिंग हुई थी ना, वो सेकंड वाले एग्जांपल में। पहले ठीक है, आते हैं रिफ्लेक्शन में। आ गया समझ में कि क्या हुआ है? सर रिफ्लेक्टेड sir. लाइट ये लॉन्गिट्यूडिनल क्यों है? देखो ना, दो डिस्टरबेंस थे। जो ही ये वेव इस पे गिरी, ये पार्टिकल ऑक्सीलेट करने चालू कर दी। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो ये दो तरह की ट्रांसवर्स हो सकती। पहले ये सोचो कि ये जो लाइट जा रही है उसके दो ट्रांसवर्स हो सकते हैं। दोनों हमने बना दी, एक ब्राउन वाला एक ब्लू वाला, यही हो सकते थे। यस सर। हाँ। सोचो, ये एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड मान लो। तो ये वाई डायरेक्शन वाला ब्लू है, ये जेड है, ये वाई है, एक्स प्रोपेगेशन। लेकिन इसका दो कंपोनेंट और हैं, तो ये पार्टिकल एक साथ एनर्जी यहां भी फेंक रहा है और यहां फेंक रहा है। तो इस डायरेक्शन में ये ब्लू वाले तो ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन ये ब्राउन वाले इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट नहीं हो सकते, क्योंकि ब्राउन वाले लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि ये डायरेक्शन हमारी जेड डायरेक्शन है। तो ये कंपोनेंट कांट बी देयर इन रिफ्लेक्टेड वेव, ये लिखा। सर तो रिफ्रैक्टेड रे में सारे कंपोनेंट्स हैं क्या? हाँ, दोनों है ना। सर लेकिन रिफ्रैक्टेड में, और जो पहले इंसिडेंट लाइट थी और रिफ्रैक्टेड लाइट थी, वो भी तो बेंड कर रही है, तो थोड़े कंपोनेंट्स उसके भी पोलराइज हो जाने चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बता कुछ रहा हूं। हुआ ये है कि इस डायरेक्शन के लिए दोनों कंपोनेंट ट्रांसवर्स थे, हाँ सर। इस डायरेक्शन के लिए भी ये दोनों कंपोनेंट ट्रांसवर्स थी। अभी भी प्लेन ऑफ मोशन वही है। और एक्चुअली रिफ्लेक्शन ऐसे नहीं होता। रिफ्लेक्शन होता है कि पहले ये इस पे गिरते हैं, फिर पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हैं।
मतलब थोड़ा सा अलग फिनोमेना है रिफ्लेक्शन का। मतलब ये जो हमें ऐसा लगता है ना कि रे ऑप्टिक से लाइट गिरी और मुड़ गई, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन सर? दोनों ही रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में, कि ऐसा नहीं होता कि लाइट दो हिस्सों में टूट जाती है। लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीलेट करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन दो नई वेव भेजते हैं, अच्छा। ऐसा होता है। वो अपन ह्यूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें पता चलेगा। और सर अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो थोड़े रैंडमली नहीं करेंगे, इतनी परफेक्ट लाइन क्यों मिलती है फिर हमें? पता चल जाएगा आगे, ठीक है सर। है ना। हाँ सर। और सर चलो अभी ये जो अभी इतना समझ लो कि ये कंपोनेंट ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है, कौन सा, ये वाला। तो ये पोलराइज है, तो ये पोलराइज लाइट है। और कैसे? इसके पैरेलल डायरेक्शन में। मतलब 3 डायमेंशनल में अगर होता तो ये हमारा प्लेन है, ये लाइट है, इसमें एक इसके पैरेलल आती, देखो ये इसके पैरेलल, और जो ट्रांसमिट रिफ्लेक्टेड है उस पर दो आती। एक इस प्लेन के पैरेलल तो आता ही आता, एक इस प्लेन के दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर भी आता, ऐसा ऐसा, इसमें दोनों आते। तो और अगर सर हम इसको यहां से देख रहे हैं और अगर हमने इस पे पोलराइजर लगा दिया और वो पोलराइजर खुद इस डायरेक्शन में हो, तो यहां पे लाइट कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगी। परपेंडिकुलर वाली ना? हाँ, एक ही कंपोनेंट था, एक तो ट्रांसमिट ही नहीं हुआ और दूसरा कंपोनेंट हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो दोनों ही कंपोनेंट खत्म हो गए। यस। ठीक है। सर टीआईआर वाले केस में क्या रहेगा? टीआईआर में तो प्योर रिफ्लेक्शन है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो दोनों कंपोनेंट जाएंगे ना, क्योंकि दोनों ही ट्रांसवर्स है ना। देखो ऐसे नहीं होता कि ये लाइट, ये इंसिडेंट है, ये लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करते हैं, फिर नई लाइट पैदा करते हैं। तो पुरानी लाइट का क्या होता है? पुरानी लाइट इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन ने नई लाइट बनाई। भाई एक्साइट होके डीएक्साइट होने से नहीं ना? तो इलेक्ट्रॉन्स तो में बस इतना मॉलिक्यूल्स समझना है, एक मिनट, इतना समझना है, इतना छोटा सा ध्यान रखो कि जब रिफ्लेक्ट होगी लाइट, ये तो ये अनपोलराइज है, ये अनपोलराइज है, ये पार्शियली पोलराइज है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ऐसे, मतलब इनके ये कंपोनेंट तो सबके पास है, लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है वो इसके पास है। इसके पास है तो काफी छोटा है। और एक ऐसा केस है जब ये कंप्लीटली पोलराइज हो सकता है, जब टीआईआर ये वाला नहीं, ये 90 डिग्री हो जाए, तो ये कंपोनेंट बिल्कुल भी ट्रांसमिट नहीं होगा ना, ये पैरेलल हो जाएगा ना इसके। और ये कब बनेगा? तो अगर हमने ये एंगल 90 डिग्री कर दिया, तो ये 90 डिग्री, ये एंगल हो गया आई या थीटा, ये एंगल कितना हो गया, ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा आ गया। म्यू की वैल्यू क्या आएगी? साइन 90 माइनस थीटा, मतलब टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर्स एंगल। ये एंगल वो है जिस पर ये कंप्लीट पोलराइज हो गई है, कंप्लीट पोलराइज हो गई ऐसे में, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन से पोलराइजेशन, और इसी से ये ग्लो खत्म किया है कि अगर नॉर्मल ग्लासेस से देखते तो ऐसा ही रिफ्लेक्शन दिख रहा है, लेकिन हमने एक पोलरॉइड लगा दिया, और पोलरॉइड भी समझ गए होंगे कैसे, परपेंडिकुलर वाला ये। तो बाहर लाइट एक भी नहीं निकली, बिल्कुल कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड लाइट खत्म हो गई। तो चश्मे सुने होंगे ना, पोलरॉइड ग्लासेस, चश्मे आते हैं जो रेबैन वगैरह के,
जिनमें देखा होगा कि मतलब चश्मा लगाने पे ठंडा ठंडा फील होता है, नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं लगा? चश्मा लगाते हैं, धूप में भी आंखों में ठंडा फील होता है नहीं। और ग्लेयर नहीं आता आंखों पे, पता नहीं, ध्यान देना। जो नॉर्मल चश्मे, नॉर्मल स्टाइल वाले चश्मे जो होते हैं ब्लैक कलर वाले, कभी Clear ध्यान तो नहीं नहीं देता होता। सर। पता नहीं क्यों नहीं ध्यान दिया तुमने, अब देना। सर ग्लेयर नहीं नॉर्मल आता। और हाँ, सन ग्लासेस होते हैं उनमें भी ये होता है, क्या? जो सन ग्लासेस होते हैं नॉर्मली। सन ग्लास का मतलब ही पोलरॉइड ग्लास है। नॉर्मल जो सन ग्लास होते हैं ना, वही पोलरॉइड है। ओके सर। ये देखो, ये समझ गया ना? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। सब जगह नाम देखो क्या है, ये देखो, पोलरॉइड सन ग्लासेस। ठीक, चलो। सर एक बात पूछनी थी, ये जो पोलराइजेशन हो रहा है ये पार्शियल रिफ्लेक्शन में होता है कि हमारा मिरर के साथ भी हो जाएगा? किसी के साथ भी, किसी मिरर के साथ भी होता है। जैसे गाड़ियों से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है ना, हाँ, तो उसमें भी होता है। तो मिरर के साथ भी हमें प्लेन पोलर मतलब पोलराइज्ड लाइट ही मिलती नहीं, है? हाँ, लेकिन मिरर के साथ क्या होगा कि मिरर जितना अच्छा होगा ना, उतना कम पोलराइजेशन का इफेक्ट आएगा। तो फिर हम वजह, लोग वजह थीटा क्या लेंगे? क्या? थीटा कैसे मेजर करेंगे जब हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे ही नहीं है? हाँ, तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये तब का है जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते और दोनों डायरेक्शन में फेंकते, तब के लिए पोलराइज आ रहा है। और पोलरॉइड मिरर के लिए? प्लेन मिरर के लिए नहीं, ये मीडियम के लिए जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीलेट करेगा। मिरर में भी तो पार्शियल तो रिफ्रैक्शन होता ही है ना। हाँ, मतलब पीपीएल नहीं है। प्योर रिफ्लेक्शन। मिरर में दिक्कत ये है ना कि मान लो तुमने यहां से बचा भी लिया तो लौट के फिर आएगा। समझ गया ना? अगर इधर से बचा भी लिया तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस नीचे से भी तो आएगी। इसलिए मिरर में कोई सेंस रहेगा नहीं उस चीज का, है ना? चलो, तो क्वेश्चन बता, ये हो गए थे चारों, 3 4 8 9, 3 5 8 9। सर फिफ्थ वाले का डेली था ना इसमें। देखते हैं, 2 क्रॉस पोलराइड बिटवीन अ थर्ड पोलरॉइड इज, तो आई नॉट इंसिडेंट लाइट क्या है? सर पोलराइज्ड मान के। हाँ, लिखा नहीं है कि इंसिडेंट लाइट क्या है। तो इंसिडेंट लाइट अगर पोलराइज माने तो आई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। सर लेक्चर में अनपोलराइज्ड मान के किया था तो एक भी मैच नहीं हो रहा था। तो बाय 8 आएगा, इसमें बाय 1/8 हो गया था। तो बाय 8 आएगा ना, क्योंकि हम एक्स्ट्रा वो 1/2 ले रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना? क्योंकि आई नॉट से आई नॉट बाय 2 हुआ, ये आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कब? जब अनपोलराइज लिया। लेकिन अगर ऐसा होता कि यही पोलराइज लिया होता, लेकिन बस ये देना पड़ेगा कि अब ये इसके पैरेलल है, तो ये जितना है उतना ही रहता, फिर अगले में चेंज आता। ठीक है? नहीं दिया तो कैसा मानेंगे? नहीं दिया तो अनपोलराइज मानो। मतलब इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं दिया तो हम अनपोलराइज मानेंगे, तो एक एक्स्ट्रा 1/2 आएगा। चलो, फिफ्थ में, लाइट दिल्ली। इंटेंसिटी डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड 1/2, दिल्ली। आधी एब्जॉर्ब हो गई। एट्थ का बॉम्बे। या 1/3 में से एक आएगा। नाइन्थ का चेन्नई था शायद। चेन्नई। तो पहले आई नॉट से आई नॉट बाय 2 हुआ, फिर आई नॉट बाय 2 कॉस स्क्वायर 30 हुआ। ये बनेगा चेन्नई।
सर जो पोलराइजर में लाइन बनी रहती है वही एक्सिस होती है ना? हाँ, क्वेश्चन में वो लिखा होगा। चलो पहला आंसर्स है पीछे ना। यस हाँ जी ये थे। यस सेकंड मतलब इसका पैरेलल है। यस सर। Identify the pair of glasses capable the polarization axes are shown। ये पूछ रहे हैं कि किस में आएगा। तो देखो ये हमारा सरफेस है, सरफेस से जो लाइट गई वो उसके पैरेलल ऐसी पोलराइज है, और अगर इसको ब्लॉक करना है तो हमें जो चश्मा पहनना पड़ेगा आगरा वाला है का? ऐसे पहनना पड़ेगा, ठीक है, जो इसको काट दे। आगरा आएगा। पीछे कुछ और दिया क्या? तो सर वाटर से नहीं, रिफ्लेक्ट आगरा ही दिया है। आगरा ही दिया है सर। ऐसा है। सरफेस हॉरिजॉन्टल होती है तो उसके हाँ। पैरेलल जो लाइन निकलेगी वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे ऑक्सीलेशन, तो उसको काटना है तो वर्टिकल प्लेन में एक्सिस बना दो उसकी। ठीक, चलो थर्ड फोर्थ। 1/4 हो गया था सर। इंटेंसिटी 1/2 1/4, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। फोर्थ का दिल्ली। जीसीटी इसकी। यस यस। चलो पांचवा 8 आ रहा था। 8 आ रहा था अनपोलराइज्ड 3/2 पे 1/4 45 डिग्री, ठीक है 1/4 हो जाएगा, है ना। एक तो Yes. I0/2, एक 1/√2 का होल स्क्वायर। 6 का I0/8 1/8 ये पिछला और अलग अलग है। थर्ड शीट इज हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट I0/2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर। चलो सेवेंथ, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। sin इनवर्स 1/√2। हाँ, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू की वैल्यू √3, तो साइन इनवर्स 1/√3 क्रिटिकल एंगल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the light cannot be polarized? Sound. Longitudinal can't be polarized, क्योंकि प्लेन का रोल ही नहीं है इसमें। नाइन्थ, चेन्नई। चलो अनपोलराइज लाइट देखो, अनपोलराइज अगर गिराओगे तो I0 से I0/2 ही आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल। ओरिएंटेशन। ये कब है? जब अनपोलराइज्ड। अगर पोलराइज डालते तो फिर ये बदलता I0 cos स्क्वायर थीटा बनता, लेकिन दरअसल ये ऐसा है कि ये I0 और cos स्क्वायर थीटा वेरिएबल है तो एवरेज बना, तो ये 1/2 ही आ जाता है। ठीक, यहां cos स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, तो देयर इज नो चेंज इन इंटेंसिटी, मींस इट रिमेन्स 50%। सर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में प्लेन का रोल क्यों नहीं था? अरे ऑक्सीलेशन है ही नहीं ना, ऑक्सीलेशन तो उसी डायरेक्शन में है ना, वेव ऐसी जा रही है, जा ही ऐसे रहे। ट्रांसवर्स में ऐसे थे, ये ट्रांसवर्स है, जा ऐसे नहीं थे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वेव है वो लॉन्गिट्यूडिनल है ना? क्या कह रहे हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट की वेव जा रही है, किस में? नहीं जो मतलब पोलराइजर में जाती है जो आपने बताया था। लॉन्गिट्यूडनल तो कभी नहीं होता ना, ट्रांसवर्स ही तो होती है। अच्छा ओके। 2 कंपोनेंट ट्रांसवर्स हैं जिनमें एक कंपोनेंट ट्रांसमिट हो गया, दूसरा नहीं हुआ। सर उसमें अपन ने मैग्नेटिक फील्ड की बात क्यों नहीं करी थी? एक किसी की बात कर लो, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाएगा। ओके सर। 10th क्वेश्चन। डाउट। हाँ तो देखो, यहां से ये लाइट ट्रांसमिट कर रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, इसका मतलब ये लाइट पोलराइज लाइट है। परफेक्टली पोलराइज्ड है वो कैसे पता चलेगा? ये एंगल देखो 90 डिग्री है, क्वेश्चन में 90 डिग्री है, नहीं है? कहाँ दिया सर?
33 और 33 है। ओके ठीक है, तो पार्शियल पोलराइज्ड है, तो फिर पार्शियल है। और पार्शियल पोलराइज से लाइट करोगे और इसको पोलराइजर को घुमाओगे तो लाइट एक मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में ऑक्सिलेट करेगा। डाउन टू जीरो, जीरो तो नहीं हुआ। म्यू कितना है, एक मिनट, शायद इसका हो सकता है म्यू ये सॉल्व करने पे यही आए। 10, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 66, 57 डिग्री। 57, हाँ सर 57 बनेगा। हाँ सर सही है, 10 57 डिग्री, और ये 1.54 ही आता होगा। पीछे दिया था ये। एक क्वेश्चन तो ये इतना ही आएगा, तो ये पार्शियल नहीं फुल्ली पोलराइज्ड है, तो ये मिनिमम की वैल्यू 0 है। तो फुल्ली पोलराइज में अगर पोलराइजर लगा देंगे तो घुमाने पे उसकी लाइट कम ज्यादा होगी, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जाएगी। सर फुली पोलराइज्ड कैसे बोल दिया था आपने? 90 डिग्री निकला, ये ब्रूस्टर एंगल है। जो एंगल है ना और म्यू हाँ। दिया है वो ब्रूस्टर रिलेशन को फॉलो कर, ओके। tan थीटा इक्वल टू म्यू। चलो 11th हो गया। चेन्नई, हो गया था सर, चेन्नई चेन्नई। आ गया 1/8। 12th बॉम्बे, बॉम्बे। बॉम्बे, सर आगरा। देखता हूँ। फर्स्ट ट्रांसमिटेड वेव से कंपेयर करना है I0/6 और फाइनल ट्रांसमिटेड I0/2 अनपोलर फॉल्स ऑन टू पोलराइजर सीट, उनके बीच का एंगल cos स्क्वायर थीटा, और 1/3 चाहिए था हमें। फाइनल ट्रांसमिटेड इज 1/3, 1/3 ऑफ 1/3। ठीक है, यस यस सर। और 1/√3 की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी। क्लियर? तो ये वाला एंगल 60 cos 60 cos इनवर्स 1/√3 से 60 डिग्री, 60 बड़ा होगा, तो ये 60 डिग्री से छोटा आएगा, है ना? यस लेकिन दिल्ली तो हो नहीं सकता, 30 डिग्री से बड़ा आएगा। 30 से बड़ा तो चेन्नई आ गया होगा। 40 से ही बड़ा है। 45, हाँ 45 से भी कंपेयर कर सकते हैं। बॉम्बे ही आ रहा है। एक मिनट, 45 से 60 आया ना, ये आया ना बॉम्बे। बॉम्बे, चल 13th 13 हो गया। हाँ सर। हाँ सर हो गया। एंगल ऑफ इसमें इंसिडेंस ये है, तो म्यू की वैल्यू 1060√3, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट c/μ √3 10 into 8 into 10/8। 14, सर ये वाला बता दीजिए। सर ये वाला बताएगी। light is incident on a surface lake at an angle. On observing, seeing reflected light, rotating the intensity drops to 0। तो इंटेंसिटी अगर 0 हो गई इसका मतलब रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलर, परफेक्टली पोलराइज्ड। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ब्रूस्टर एंगल, तो tan इनवर्स म्यू रहा होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। रेड लाइट इज रिप्लेस बाय अनपोलराइज्ड ब्लू लाइट, तो रेड के लिए ये आया, तो पहले आया हमारा थीटा रेड tan इनवर्स म्यू रेड, तो थीटा ब्लू tan इनवर्स म्यू ब्लू, तो थीटा बी इज मोर देन थीटा रेड, क्योंकि म्यू ब्लू इज म्यू देन मोर देन। यस सर। ठीक, सर ये म्यू अपन ने लैम्डा से कंपेयर किया ना दोनों के, हाँ ब्लू हाँ का कम होता है लैम्डा। हाँ ओके ठीक है। ठीक है।
तो थीटा ब्लू इज ग्रेटर देन थीटा रेड। एक मिनट, ये तो दो ऑप्शन एक से लिखे। चलो 45 तो हमें म्यू की वैल्यू पता है ना, 1.33 के आसपास होती है, समझ गए ना? यस। इससे अंदाजा लगा। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 5th फिफ्थ का हो गया दिल्ली। यस सर। अगला बॉम्बे। लास्ट आगरा। हो, ये दिया है तो यही होगा और क्या। आगरा। चलो ठीक है, तो सर गिनी इसमें चुनी चीजें नीचे याद। एक हाँ बोलो। थ्योरम भी दिया था सर नीचे, कोई क्या वो चीज थी? ब्रूस्टर लॉ ही है, अच्छा वही है। अभी बोला मैंने, ये देखो। हाँ ठीक, तो वैसे नोट्स बनाए नहीं होंगे तुम लोगों ने, इसके बना लेना। हाँ सर, नहीं बनाए। हाँ तो नोट्स में जो बनाना है, लिख दीजिए, बता दीजिएगा। हाँ पहला पोलराइजेशन, ठीक है, ओनली इन ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ओनली इन ट्रांसवर्स वेव। तो अनपोलराइज वेव होती हैं और पोलराइज्ड होती हैं, अनपोलराइज्ड और पोलराइज्ड। इसमें प्लेन ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज confined to particular plane called plane of polarization. और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ऑक्सिलेट्स इन डिफरेंट प्लेन्स, perpendicular to direction of propagation. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक पर्टिकुलर से, डॉट बीच में नहीं बनाना। और इसका मतलब ये है कि इसके पास दोनों कंपोनेंट है। तो अगर ये x होता तो ये हमारा y, ये हमारा z, ये x होता तो ये हमारा y, z में से है ना। E has Yes. both y and z components. E has only y component, ठीक है, कंपोनेंट। और y x प्लेन इज कॉल्ड इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। झिलाए क्या लिखा मैंने? यस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्स वाई प्लेन में होगा, लेकिन पहले वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई के साथ जेड भी आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी है, जेड में भी है, और एक्स में तो मूव कर ही रहे। चलो ये आया पोलराइज और अनपोलराइज का डिफरेंस। यस सर। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ग्रुप पे डाल देना। सर इसमें y कंपोनेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है ना x में? हाँ, जेड वाला किसी ने एब्जॉर्ब कर लिया। रेड वाले क्या को एब्जॉर्ब किया? क्या? जेड वाले क्या को एब्जॉर्ब हुआ बस? पता नहीं क्या कहा, जेड वाला एब्जॉर्ब हो गया बस ये। चलो सेकंड, मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। तो हमें एक कंपोनेंट एब्जॉर्ब करना है, इसके लिए मेथड्स है। पहला बाय यूजिंग पोलराइजर, दूसरा स्कैटरिंग, और तीसरा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पोलराइजर का ये है कि ये पोलराइजर है,
ये इसकी पास एक्सिस है, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, तो पास एक्सिस मान लो y है, ये हमारा x डायरेक्शन था। तो अब अगर लाइट हमारी ऐसे आ रही है, y और z दोनों हैं, तो सिर्फ y बाहर निकल गया, आधी एनर्जी एब्सॉर्ब हो गई, इंटेंसिटी I naught by 2, now it is polarized. This was unpolarized. क्लियर है? एक्स में Z एब्जॉर्ब कंपोनेंट होगा वो। एब्सॉर्ब हो गया, Z कंपोनेंट x डायरेक्शन में तो मूव कर रहा है ना, होगा सर। x कंपोनेंट एब्सॉर्ब हो गया। सर इसका- इसमें अरे यार इसमें भी डाउट है, हाँ बोलो। नहीं सर, ये पूछना था, इसमें लाइट जितनी एब्जॉर्ब होती है उससे हम करते हैं डिसाइड कि कितनी पोलराइज हुई है। हाँ, एक कंपोनेंट एब्सॉर्ब हो गया तो आधी हाँ। लाइट पोलराइज बची, आधी एब्सॉर्ब हो गई। पूरी सिर्फ वही absorb- कंपोनेंट बचे जो उसके लेक्चर देखा है नहीं देखा है? देखा है। 2 कंपोनेंट थे, एक इसके पैरेलल था, एक परपेंडिकुलर था। मान लो अगर कोई कंपोनेंट तिरछा भी था तो उसको फिर तोड़ दो दो में, एक पैरेलल है एक परपेंडिकुलर, तो हर कंपोनेंट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट गायब हो जाएगा, सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट पास होगा। तो आधी लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, आधी पास होगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज है। ये I नॉट बाय 2, तो ये I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज, दैट इज I नॉट बाय 2, ये यहां लिखा। ठीक है, दूसरा केस आया कि हम इसको किस स्कैटरिंग कराएं, तो यहां से ऐसा हुआ, तो अगर इस डायरेक्शन में स्कैटर कर रहा है तो इस डायरेक्शन में ये पोलराइज लाइट है। इस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर अगर ये जो देखेगा ना, इसको ये पोलराइज्ड लाइट मिलेगी। हाँ, यहां कहीं देखेगा तो इसको फिर पार्शियली पोलराइज्ड मिलेगी। ये पार्शियली पोलराइज्ड। सर ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्लेन को ही रोटेट कर दे पूरा? प्लेन को रोटेट कर दे मतलब क्या है? मतलब जैसे अगर वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था और वाई और जेड पे ये ऑक्सीलेट कर रहा है अपना, ये तो इलेक्ट्रॉन है जिससे स्कैटर कर रहा है। तो अब वो जो लाइट है उसके दोनों कंपोनेंट्स को ही रोटेट कर दे वो, रोटेट नहीं कर रही है लाइट, या फिर एक नया जैसे अरे रोटेट कर ही नहीं रही है, हो ही नहीं रहा है जो तुम कुछ भी कह रहे हो। ये हो रहा है कि ये लाइट इलेक्ट्रॉन पे गिरी, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीलेट करना चालू कर दिया, लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन ने ऑक्सीलेट करना चालू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन नई वेव भेजेगा चारों डायरेक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रॉन पे गिरी, इलेक्ट्रॉन ने उसी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करना चालू किया और हर डायरेक्शन में उसने वेव फेंकना चालू किया। लेकिन इस डायरेक्शन में ये कंपोनेंट ट्रांसमिट नहीं होंगे। ये मैं पहले वैसे बता चुका हूं कि अगर चार्ज ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी ही नहीं, तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट ट्रांसमिट नहीं होगा। तो एक कंपोनेंट ट्रांसमिट हो जाएगा, एक एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब जाएगा ही नहीं। कुछ ही डायरेक्शन में, जैसे ये जो डायरेक्शन होगी ना, इसमें ये कंपोनेंट सबसे पावरफुल होगा, ये कंपोनेंट सबसे बड़ा होगा। और ये समझ लो जो हमारी आ रही होगी वेव 3D में, इलेक्ट्रॉन से जो हमारी तरफ वेव आ रही होगी उसमें y कंपोनेंट मिसिंग होगा, इसमें z मिसिंग है। कौन सा है? y मिसिंग है इसमें। सर हमारी तरफ आ रही है तो z मिसिंग होगा ना। एक मिनट, ये z मैंने किसको माना है? ये z, डॉट ये वाले राउंड वाला z है। ओके, तो इसमें y मिसिंग, ओनली z है। तो सर इसमें और जो X क्यों नहीं बन अरे सकती? जो हमारी तरफ आएगा उस वाले में z वाला कंपोनेंट मिसिंग होगा, क्योंकि z डायरेक्शन उसके पैरेलल हो जाएगी। 3D में सोचो, इलेक्ट्रॉन से अपनी मुंह की तरफ एक वेव बनाओ,
उस वेव में जेड वाला कंपोनेंट मिसिंग होगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन ही जेड डायरेक्शन। तो सर जैसे कोई रे नीचे जा रही है तो उसमें एक्स डायरेक्शन में वो क्रिएट कर दे। कैसे क्रिएट कर दे यार? इलेक्ट्रॉन जैसे इस डायरेक्शन में ऑक्सीलेट करता है तो इस डायरेक्शन में वेव पैदा नहीं होती, इसमें पैदा होगी, इसमें पैदा होगी, इसमें थोड़ी कमजोर आएंगी, इसमें कमजोर आएंगी, इस पे नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसी बनती है वेव। तो सर इलेक्ट्रॉन आपको कैसे पता उसी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि जो लाइट अरे इंसिडेंट है। जैसी लाइट गिरी, अरे एक प्लेन में नहीं है, वो दोनों प्लेन में एक साथ ऑक्सीलेट कर रहा है, वाई में भी कर रहा है, जेड में भी कर रहा है। अच्छा, वो एक्स में नहीं कर रहा ऑसिलेट बिल्कुल भी। एक्स तो मोशन है उसकी, लाइट उस तरफ गिरी, ये वाई है अगर, तो इस डायरेक्शन में वाई कंपोनेंट मिसिंग होगा ना। हाँ समझ गया सर, समझ गया। और तीसरा आया रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन में सिंपली, एक मिनट, तो यहां से लाइट गिरी इस मीडियम पे, इसके पास दोनों कंपोनेंट है, इसके पास भी दोनों कंपोनेंट है, लेकिन इसके पास एक ही कंपोनेंट है, ये एंगल 90 है, यस, और ये परफेक्टली, यहां जो ऑब्जर्वर होगा वो परफेक्टली पोलराइज्ड लाइट। और इसका ये एंगल थीटा, ये तो डिराइव कर ही लोगे, और tan थीटा इक्वल टू ब्रूस्टर एंगल। ऐसा आता है क्वेश्चन, डिफाइन ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो ब्रूस्टर क्या है? या ब्रूस्टर एंगल, द एंगल एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड, बस इतना बोलना होता है। और हम कह सकते हैं द एंगल एट विच रिफ्रैक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट बिकम परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री हो जाए या फुल्ली पोलराइज्ड हो जाए, ये आता है। और प्रूफ तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। तो एंगल आई इज इक्वल टू थीटा, आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉस tan थीटा, तो आई इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दिस इज कॉल्ड ब्रूस्टर एंगल। स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो। तो स्कैटरिंग में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी एटम के बाउंडेड होते हैं कि फ्री वाले रहते हैं जो फ्री? एटम से बाउंडेड है ना, एटम के अंदर है वो। तो मतलब वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के, ऑक्सीजन एयर के मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन है। स्कैटरिंग एयर में हो रही है, एयर के पार्टिकल्स है। तो आप एक बार ये बता देंगे कि मतलब दिखने में क्या अंतर आता है, जैसे हम जो पोलराइज्ड लाइट देखते हैं। किसने कहा कोई अंतर आता है? नहीं, कुछ नहीं अंतर आता है, हमें तो फ्रीक्वेंसी दिखाई देती है ना, कलर फ्रीक्वेंसी से दिखता है, एम्पलीट्यूड से नहीं। हाँ। फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना बदल गई, कलर तो वही दिखेगा, डार्क हो जाएगा, कम ज्यादा दिख जाती है। चश्मा लगा के 3D मूवी देखी है? हाँ। उसमें देखो तो हमेशा धुंधली धुंधली दिखाई देती है, ऐसा लगता है अंधेरे में दिख रहे हैं। हाँ, धुंधली दिखती है ना वो। एम्पलीट्यूड से तो कलर की इंटेंसिटी चेंज होगी ना। हाँ, तो कलर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, रेड तो रेड ही दिखेगा, ब्लू ब्लू ही दिखेगा। हाँ हाँ ठीक है। नहीं तो आसमान में मतलब लगभग सब ऐसा धुंधला तो नहीं दिखता। अरे तो अगर वो नहीं होता तो और दुगनी लाइट तेज दिखती। कंपेयर किससे कर रहे हो धुंधले को? हाँ, कंपेयर कमरे, ठीक है, हर जगह स्कैटरिंग हो रही है। चलो, अरे आसमान में नहीं एक साइड ग्लेयर आता है कभी कभी,
आसमान में जब हम बाहर देखते हैं तो एक डायरेक्शन में देखना आसान होता है, दूसरी डायरेक्शन में ग्लेयर आता है, काफी चमक आती है वो तो सन की वजह से आती है क्योंकि उसकी नहीं सीधी आंख में पड़ रही है। अरे ऐसा नहीं है, सन की वजह से बादल होंगे ना पूरे में, तब भी ये होता है, वही ग्लेयर है ये चीज। वो वीडियो नहीं देखा जो वीडियो में वो घुमा रहा था और देख रहा था लाइट, मधुमक्खी वाला। वो तो क्या, हाँ हाँ मधुमक्खी वाला वीडियो। वो क्या होता है कि हमें वो अंतर समझ में नहीं आता क्योंकि हम चश्मा लगा के नहीं देख रहे हैं। पोलरॉइड ग्लास लगा के तुम जब देखोगे ना तो तुम्हें बिल्कुल अंतर समझ में आएगा कि एक तरफ लाइट काफी कम आ रही है तुम्हारी आंखों पे, एक तरफ लाइट ज्यादा आ रही है। चलो लिख लिया ये? यस सर। चलो ये स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, खत्म हो गया पोलराइजर। वो जो एक्सरे वाली शीट होती है जिसमें एक्सरे दिखता है वो भी पोलराइड रहता है क्या? एक्सरे? अरे जिसपे एक्सरे नहीं दिखता, एक्सरे हम लोग जो देखते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो पोलराइज नहीं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करने वाली है। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये आया कि पोलराइजर राउंड ही बनाता हूँ, इसकी एक्सिस ये, और एक और पोलराइजर है इसकी एक्सिस ये। एक और पोलराइजर है इसकी एक्सिस ये, थीटा2 थीटा1। तो ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस। तो अगर यहाँ इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड है, एक बस लास्ट चीज ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में वेव आ जाएगी पोलराइज, और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? I not by I not by 2 जब इससे निकलेगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी, I not by 2 cos square theta। I0/2 cos स्क्वायर थीटा1। और जब ये इससे निकलेगी तो इसके पैरेलल हो जाएगी, I0/2 cos स्क्वायर थीटा1 इंटू theta2 minus theta1। ये हो जाएगा फाइनल। ठीक है, तो ये अनपोलराइज्ड है, बाकी सब पोलराइज्ड है। ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस, ये इसकी पास एक्सिस। इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं जनरली। यस सर। सर ये पोलराइजर के शेप से कुछ फर्क पड़ता है? शेप से कोई मतलब नहीं, शेप तो वो बना देते हैं, ऐसा शेप तो मैंने एक्सपेरिमेंट में करके दिखाया था ना, वो तो सिंपली शीट होती है। सर इसमें से केमिस्ट्री में भी ऑप्टिकल आइसोमर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं थीटा के? नहीं नहीं, फिजिक्स में ही आते हैं, और वो भी मेंस में, केवीपीवाई और मेंस में। चलो तो ये पहला लेक्चर खत्म हुआ, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, समझना होगा जिसको समझ आएगा। वो नोट्स बना लेना शुरू के दोनों पार्ट के, जो 2 स्क्रीनशॉट लिए दिए। यस सर। ठीक है सर। चलो अब आ जाओ वापस लेक्चर 2 पे। लेक्चर 2 इजी था relatively। हाँ, और ये साउंड वेव का लेक्चर है, वैसे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, साउंड टॉपिक का लेक्चर 2 है, यस सर। है ना, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। चलो पहला समझ में आया कि ये क्या कर रहा था मैं, ये एक्सपेरिमेंट। यस सर। यस हाँ सर। सर। सर इसमें कि लेकिन दो आवाज sound खत्म नहीं हुई थी। अरे तो आवाज इसलिए खत्म नहीं होती क्योंकि इधर उधर से रिफ्लेक्ट होके आ जाती है आवाज, यस सर। है ना। तो यहां मैंने, हाँ ये ग्राफ से तो समझ में आ रहा था ना, ग्राफ से हाँ यस सर। कम हो रही है, इंटेंसिटी। ज्यादा हो रही यस है ना। तो ये नीचे और- क्या हो रहा है? क्या? ये नीचे वाली ग्राफ देखो नीचे वाला ग्राफ उसकी लाउडनेस बता रहा है, लाउडनेस पे भी देखना। एक मिनट में आवाज चालू, इंटेंसिटी बता रहा है वो। हाँ बीच में बिल्कुल कम हो गई थी। ये नीचे वाला जो ग्राफ था एक जगह कन्फाइंड ही था, ऐसा क्यों? हाँ वो लाउडनेस मेजर कर रहा है, बस फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग फ्रीक्वेंसी में किसकी इंटेंसिटी क्या है, टाइम के साथ नहीं, वो एवरेज इंटेंसिटी बता रहा है। अच्छा ओके। एम्पलीट्यूड देखो डेसिबल में दिख रहा है तुम लोगों को, ये AMP Yes, लिखा sir. है जहां, हाँ सर।
हाँ सर। डेसिबल नेगेटिव तो नहीं होता? नेगेटिव का मीनिंग समझ में आएगा, वो तो इसने एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, उससे नेगेटिव या उससे पॉजिटिव। अभी भी नेगेटिव मतलब कम, पॉजिटिव जितना कम नेगेटिव होगा उतना बड़ा होगा। ठीक है, तो ये दो आइडेंटिकल सोर्सेस लिए, दोनों में सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड प्ले किया, तो अलग अलग डिस्टेंस पे मैक्सिमम मिनिमा कुछ मिले, और ये लगभग यही है सेटअप। ठीक है, ये डिटेक्टर है, हम डिटेक्टर मूव कर रहे थे, और ये यस मैक्सिमम। सर। लॉजिक समझ में आ गया क्यों हो रहा था ये? यस सर। पाथ डिफरेंस का लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। हाँ। ठीक है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। यस सर। सर फेज डिफरेंस का लॉजिकल मीनिंग क्या है? साइन के अंदर मैथमेटिकल है, लॉजिकल है ही नहीं फेज डिफरेंस। अच्छा। चलो, ये तो पक्का समझ में आ गया होगा। सर जो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ बनता है वो आई वाई का होता है, इंटेंसिटी ऑफ वाई। हाँ, चलो ठीक है, आ गया था समझ में। यस सर। चलो पार्ट डिफरेंस ऑड पाई बाय 2 वाला वो बताएंगे क्यों? मतलब अगर डिस्ट्रक्ट, कंप्लीट डिस्ट्रक्टिव थोड़ी होगी ऑड पाई बाय 2 पे। क्यों यार? ऑड लैम्डा बाय 2। हाँ ऑड लैम्डा बाय 2 पे होगी, पाई बाय ऑड लैम्डा बाय 2 ही कहा होगा, ऑड लैम्डा बाय 2 बोला था। मतलब ऑड पाई। बोला था। लैम्डा मतलब 2 पाई, लैम्डा मतलब 2 पाई, तो ऑड लैम्डा बाय 2 मतलब ऑड पाई। तो शायद मैंने इसमें गलत लिखा। मैंने कुछ डिफरेंट लिखे थे, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये अलग अलग चीजें। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, फेज डिफरेंस एंगल का चेंज है, लेकिन इनमें रिलेशन ये है जब जब इसमें लैम्डा आएगा इसमें 2 पाई आएगा। ठीक है, इसलिए हम इवन इनको ऐसे रिलेट भी कर सकते हैं। और शायद इसी से मैं एक और टाइम लैग वर्ड यूज कर लूं, टी, और यहां कैपिटल टी। कैपिटल टी समझ में आया? टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड में लैम्डा मूव करेगा, एंगल में 2 पाई का चेंज होगा, तो ये तीनों आपस में इस तरह से रिलेटेड है। टाइम पीरियड टी है ना? चलो, तो कोई दिक्कत तो नहीं कि ये आखिरकार हो क्यों रहा था, ये सब समझ में आ गया। यस सर। चलो, अब इसके ये न्यूमेरिकल थे। हाँ, ये जो मैंने I1 I2 वाला लॉजिक पहले लिख रखा था, कहीं फॉर्मूला लिख रखा होगा, यस सर। कहीं लिखा था I1 मैंने, लिखा था। I1 I2 वाला, वो उसका प्रूफ ये है, ये है। ये रूट A1 A2 क्या है? वो बाद में सर वो आपने तो आपने गलती पाई से लिखा हो सर गया आपने था उसमें I1 आया I2 नहीं। वो आपने गलत लिखा है ना? ए सर नेट वो ये ना आएगा। फेजर का एडिशन। हाँ हाँ, वही है, वो गलत लिखी लाइन, ऐसा होना चाहिए 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। ये ए नेट आता, स्क्वायर इधर कर दो तो ए नेट का स्क्वायर बन जाएगा ये, वही आई हो जाएगा। और ये समझ गए A1 A2 फेजर, तो ये ए नेट ये है, और एंगल फाई 2 माइनस फाई 1 एंगल है, और ये आई नेट I1 I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, cos डेल्टा फाई एक्चुअली। और डेल्टा फाई को हम लिख सकते हैं चाहे तो डेल्टा एक्स बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। क्लियर? यस सर। सर आई का प्रूफ क्या था? आई नेट ए स्क्वायर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी इज इक्वल टू इंटेंसिटी। ई ही ए है, ई ही ए है, इसमें ई पीक होता है ना, ई नॉट, हाँ उसी सर। को हम ए नाम दे रहे हैं, एम्पलीट्यूड। तो सोचो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी से, सॉरी इससे कर सकते हैं। हाँ। तो ये आई नेट I1 I2 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यस। और मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी I1 प्लस, सॉरी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि अगर एक I, एक 4i और एक 9i इंटरफियर करते तो क्या आता मैक्सिमम?
तो हम इसको उल्टा सोचेंगे, इसको 2a, इसको 3a। तो 20 इंटरफियर करते तो a min, 25 आई। a min आता a, बिल्कुल सही, a max आता 5a, तो I min आता I और I max आता 25i। 25। पक्का समझ गए? यस सर। और इन दोनों का एवरेज निकालोगे वो 13 आएगा। एवरेज निकालो। सर 13 और 13 कोइंसिडेंस नहीं, 13 इन दोनों का डायरेक्ट समेशन भी। यस सर। फॉर्मूले से देखो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये था, ये I नेट है। I नेट का एवरेज जरा निकालो, तो ये I1 प्लस I2 प्लस इसका एवरेज, और जो कि 0 है, क्योंकि कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव, तो ये एनर्जी का गेन नहीं है, दिस इज जस्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, कि कहीं पे एनर्जी बढ़ी है तो कहीं पक्का घटी है, हर जगह बढ़ नहीं गई है। तो ये मत सोचना कि हम दो सेम फ्रीक्वेंसी लेके हमने आई और आई कंबाइन किया तो हमारा 4i हो गया, क्योंकि ए और ए कंबाइन करने पे 2a हो गया। तो कहीं 2a हुआ है, कहीं 4i हुआ है, कहीं 0 भी हुआ होगा। समझ गए ना? तो अलग अलग पॉइंट पे फेज डिफरेंस अलग अलग है। मैक्सिमा पे अगर 4i आया है तो मिनिमा पे 0 भी आया होगा। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से है कि कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। जैसे 4i और 49i, इनको कंबाइन करो तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना आएगा, बोलो? 53%। कितना? 25। मैक्सिमम 81 आएगा। आ गया? यस सर। ठीक है, ऐसे देखिए। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि 2i और 4i कंबाइन किए हैं और यहाँ फेज डिफरेंस 60 डिग्री है, आई नेट पूछा है। फेजर से ऐड कर, तो फेजर से ऐड कर लो, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये आई नेट है। ठीक है, यस। ऐसे कर सकते हो, या एम्पलीट्यूड सोच लो, अगर इसका रूट 2a है, इसका 2a है, और अब आप कंबाइन करो, a नेट निकाल लो, तो रूट 2a का होल स्क्वायर, बात वही बनेगी, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2a cos 60। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल लिए होंगे? चलो, न्यूमेरिकल में कोई डाउट? तो इसमें वो पे भी आ तरीका सकता है ना समझ में आया इस मैक्सिमम? इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? हाँ, LM वाला बढ़िया था। LM वाला मेथड है ना? हाँ, क्योंकि उधर ले जाके स्क्वायरिंग करोगे गंदा बनेगा, इसको इधर तो ले रूट जाके स्क्वायरिंग करोगे, दो बार स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, हाँ, है ना? ये बेहतर तरीका है करने का। तो इसमें वो पे भी मैक्सिमम आ सकता है ना? हाँ, और सेकंड में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये x मानो, ये 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर, और घटा दो, तो फिर से LM वाला ही लगेगा, है ना? यस सर, LM इक्वल टू n। ये नियरेस्ट का लॉजिक समझ में आ गया था? नियरेस्ट क्या है? यस सर। हाँ सर। सर मिनिमम। नियरेस्ट में पाथ डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए। नहीं सर, मतलब एक्स मिनिमम। देखो, हाँ, यहाँ पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा है, ये समझ में आया? एक वेव इधर से गई, एक वेव इधर से गई, लैम्डा शायद 1/2 है, तो पाथ डिफरेंस 2 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोचना। तो पाथ डिफरेंस पहले देखो यहाँ कितना था, इसी को हम 4 लैम्डा लिख सकते हैं। तो अगर अगला मैक्सिमा चाहिए हमें इसके अलावा, तो हमें सीधे 3 लैम्डा चाहिए, लैम्डा नहीं चाहिए। हाँ सर। जबकि पिछले क्वेश्चन में, हाँ, पिछले क्वेश्चन में अलग हुआ था, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 है और नियरेस्ट मैक्सिमा मिलेगा जब यहां पे मिलेगा।
यहाँ पे भी शायद लैम्डा 1/2 है, तो यहाँ लैम्डा डेल्टा की वैल्यू लैम्डा, यस सर, 2 मैक्सिमम। 0 के बगल वाला लैम्डा होगा, क्योंकि इस बार 3 लैम्डा वाला सबसे दूर होगा। यस सर। ठीक है, तो वो आपको अंदाज लगाना पड़ेगा कि नियरेस्ट मैक्सिमा कौन सा है। चलो ये भी मेरे ख्याल से हो गया होगा, मैथ्स ही थी। चलो इसमें शायद मैंने कैलकुलेशन में R2R का लफड़ा किया था। हाँ वो हाँ सही था। सर, क्वेश्चन ये बनवा पाथ डिफरेंस ये है, ये पाथ डिफरेंस इतना है, पाई r माइनस 2r। इसको हमें n लैम्डा करना है, तो मिनिमम r पूछा है, तो r की वैल्यू n लैम्डा बाय पाई माइनस 2, और मिनिमम चाहिए तो n की वैल्यू 1 लेना। सर और लैम्डा बाय 2 करना पड़ेगा ना मिनिमम? क्यों मिनिमा पूछा है? ओके, मैंने समझा मैक्सिमा पूछा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ r फॉर मैक्सिमम। मिनिमा पूछा है तो ऑड लैम्डा बाय 2, तो r की वैल्यू ऑड लैम्डा बाय 2 बाय पाई माइनस 2, और r मिन की वैल्यू जब आएगी जब ऑड की वैल्यू मिनिमम लोगे, जो कि 1 है, पाई माइनस 2। ये पहले का आंसर होना चाहिए। चलो ये आ गया लॉजिक समझ में क्वेश्चन नंबर 2 का? सर सर इसी में अगर ये 2 अपना नीचे भी एक सेमी सर्कल बना रहा होता तो दोनों का फेज डिफरेंस 0 आता ना फिर? किसका? कौन से क्वेश्चन में? अगर फर्स्ट वाले में ही अगर नीचे भी एक सेमी सर्कल 2 लंबा हाँ, रहता तो पहले और तीसरे में ये और ये फेज में होते, तो फिर कंस्ट्रक्टिव ही होता हमेशा ही कंस्ट्रक्टिव होता। चलो सेकंड क्वेश्चन में ये आ गया समझ में क्या किया पहले? ये 3 है, ये 5 है, ये 3 है, तो पाथ डिफरेंस 2 है और लैम्डा 1.2 है, तो हम फेज डिफरेंस में इंटरेस्टेड है, तो डेल्टा बाय लैम्डा इनटू 2 पाई। ये समझ में आया क्या किया? यस सर। यस पाथ डिफरेंस बाय लैम्डा इनटू 2 पाई फेज 2 डिफरेंस। पाई बाय लैम्डा इनटू तो कितना बनाए? 4/0.3, 10/3, पाई बाय 10 पाई बाय 3। 10 पाई बाय 3, और इसमें से 2 पाई जितने चाहे घटा सकते हैं, तो ये 4 पाई बाय 3 बना, यही माइनस 2 पाई बाय 3 लिख सकता हूं। फिर 2 पाई क्यों घटा दिए? क्यों? फेज 2 में पाई तो कितना ऐसा- भी 2 पाई ऐड कर दो, कितना भी 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आया समझ में? आ गया। कॉस के अंदर जाना है ना वो चीज, तो इसमें प्लस माइनस 2n पाई कर भी दोगे तो भी तो आंसर सेम रहेगा। हाँ 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 yes sir। या हाँ। मत करो ना तुम, फिर कॉस के अंदर बाद में करते 10 पाई बाय 3 निकालते, ये कैसे निकालते? हाँ वो पाई 2 पाई के टर्म्स में लिख के ही करना पड़ता। हाँ ठीक। ठीक है, इंटेंसिटी पूछी है, तो A1, हाँ इंडिविजुअल इंटेंसिटी कितनी है? I0 और I0। हाँ बस अंतर ये आएगा कि जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा इसकी इंटेंसिटी I0 नहीं, I0/9 होगी। पता नहीं ये मैंने ध्यान लिया है कि नहीं लिया है। 2√I1 √I2 cos डेल्टा फाई, ये फॉर्मूला बनता। I1 की वैल्यू इस पॉइंट पे I0 है, पता नहीं शायद नहीं लिया होगा मैंने, फील आ रहा है? नहीं लिया छोड़ो, क्योंकि वो लिखा भी नहीं कि वो I0 किस पॉइंट की है। cos 10 पाई बाय 3 सर है ना? बट लॉजिकली आपको लेना चाहिए था ना, क्योंकि नहीं, ये मान लो distance- कि मैंने क्वेश्चन ये दिया है कि I0 इज इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, क्योंकि ये बताया, देखो हमें ठीक है इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाएंगे, लेकिन हाँ, I0 ही किस पॉइंट की इंटेंसिटी है, इसकी तो source की। पावर दी जाएगी ना क्वेश्चन में, हाँ, पावर हाँ। देनी थी फिर। तो इंफॉर्मेशन कम है फिर, तो हमने वहीं का I नेट मान लिया, और ये मतलब पॉइंट पे का ही मान के सॉल्व करो। हाँ चलो दोनों हो गए इसके। जैसे मिनिमम x, तो मिनिमम x, तो अब वंस अगेन हम x को, ये डिफरेंस कितना है इसका, कितने लैम्डा के बराबर करेंगे, हमें ये सोचना पड़ेगा। तो पहले आप ये देखो कि जब x 0 है तो पाथ डिफरेंस कितना है, 4 मीटर, और 4 मीटर कितने लैम्डा के बराबर है, कितने लैम्डा के बराबर, 3 लैम्डा 3 पॉइंट समथिंग,
लैम्डा के बराबर। तो मिनिमम जो आएगा, क्या चाहिए मिनिमम, कितना बनेगा 3.33, तो मिनिमम आएगा 2.5 लैम्डा बनेगा। ये समझ में आया था सेकंड पार्ट में क्या किया था? आपके पास या तो एक ऑप्शन ये है कि आप पूरा सॉल्व करो, 16 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, ये है एक्स इज इक्वल टू ऑड लैम्डा बाय 2। तो ऑड को ऑड ही लिखा रहने दो, ऑड को मैं नया टर्म ले लेता हूं के, लैम्डा बाय 2 तो 0.6 के, और एक्स की वैल्यू के टर्म में निकाल दो। अब देख लो मिनिमम के, मिनिमम कब आएगा, ऐसे कर लो या फिर पहले से सोच लो। सेकंड पार्ट में देखो ये किया ना, अब इसमें देखा एन के साथ बढ़ रहा है कि घट रहा है, उससे अंदाज लग गया मिनिमम है कि किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा। अप्रोच समझ में आई है? यस सर। यस सर। मैथ्स ही है पूरी। चलो थर्ड पार्ट, चलो थर्ड पार्ट क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर। कई पॉइंट्स आएंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स पूछा है शायद, तो एन के टर्म में हम लिख देंगे फॉर मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा ही निकाला है शायद, है ना, या नियरेस्ट मिनिमा। ठीक है, एक ही मिनिमा आएगा, ये समझ में आया, एक ही मिनिमा आएगा, ये कैसे कह दिया मैंने? सर वो उसके ये बाद लैम्डा है, यहाँ पाथ डिफरेंस लैम्डा है, इन्फिनिटी पे पाथ डिफरेंस 0 है, तो बीच में एक ही आया लैम्डा बाय 2, और कोई आया नहीं। सर वो एक टाइप के क्वेश्चन में डाउट आ रहा था कि हमारे पास एक वो है सर्कल है और उसमें उसके डायमीटर पे 2 रखे हैं सोर्सेस, हाँ कुछ डिस्टेंस पे लैम्डा पे, और हमें पॉइंट निकालने हैं सर्कल पे जहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। तो ये वाले ना, हाँ सर ये वाला है, यही ना? हाँ सर। तो इनमें ये देखो कि पॉइंट निकालने हैं, तो जैसे मान लो ये होता 4 लैम्डा का गैप, तो एक वेव यहां से जाती, एक वेव यहां से जाती, तो यहां पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा होता, यहां पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, यस सर, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, बाइसेक्टर। मिड पॉइंट तो यहां 0, यहां 4 लैम्डा यस सर। यस सर। होगा। यस सर। तो अब बीच में कहीं लैम्डा भी होगा, कहीं 2 लैम्डा भी होगा, कहीं 3 लैम्डा भी होगा, 3 लैम्डा 2 लैम्डा 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 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा। पहली ये बात समझ में आई? यस सर। तो मैक्सिमा 16 आ गए, अब मिनिमा चाहिए, तो मिनिमा शायद दिख गए होंगे, हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा मिलेगा, हाँ सर। वो भी 16 आएंगे। 16। बस मुद्दा ये है कि ये निकालें कैसे, कि अगर लोकेशन पूछ ली तो वो कैसे निकालेंगे। पहले ये क्लियर है, नंबर ऑफ मैक्सिमा नंबर ऑफ मिनिमा? हाँ सर। ये जरूरी शॉर्ट लो, फिर आगे बात करता हूँ। ये आ गया सर, है ना, लोकेशन के बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले ये समझ। चलो अब दूसरा ये है कि अगर हमने सोर्सेस ऐसे रखे होते, स्क्रीन ये होती, इनके बीच में 5.2 लैम्डा का गैप होता, तो अब हमें यहां पता करना है, तो यहां भी हम ये पता करेंगे, यहां डेल्टा कितना है, 0 है, इन्फिनिटी पे डेल्टा कितना है बता सकते हो? 0 नहीं रे, नहीं 5.2 5/2 लैम्डा। ये सोचो, ऐसे सोचा करो, ये इधर है, हाँ, यहाँ नेगलेक्ट से हो जाएगा अगर वो। इन्फिनिटी पे बनाओगे तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो ये लेंथ आएगी, यस सर। और ये लेंथ रफली बराबर होगा। यस सर। यस सर। सोच पाए?
cos Yes, theta Yes, theta sir. yes, हाँ sir. Difference of two sides of triangle is always less than or equal to third side. Yes, sir. हाँ तो अब हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आएंगे कौन कौन से आएंगे, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा। तो 5 मैक्सिमा ऊपर, 5 मैक्सिमा नीचे, मैक्सिमम एक 10 बीच आएंगे में। टोटल ईच। हिलाए? 5 कर ले। मिनिमा, yes, sir. मिनिमा 5 ऊपर 5 नीचे। मिनिमा 5 5 समझ में आए? 1 भी हर एक 2 दो के बीच में 3 एक 4 5। ऊपर नहीं है क्योंकि ऊपर 5.2 तक ही गया है। Yes, sir. ऊपर ये नहीं है। सोचो इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये 5.6 कर देता तो तो 6 हो एक और जाते हैं। आएगा। कुछ 6 हो जाते हैं ऊपर नीचे। तो हाँ। एक हमारा ऊपर और आ जाता। 5.5 पक्का आ Yes, गया sir. समझ में? Yes, sir. और जो घटना ऊपर घट रही है वो घटना नीचे भी घट रही है ना? यस सर। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर। चलो मिटा दो, ये भी ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ सर। सर क्वेश्चंस में कुछ में है ना हर जगह ई लिखा है, तो ई एम्पलीट्यूड है ना? हाँ। और तीसरा केस ये था, सोर्सेस ऐसे थे और स्क्रीन यहां थी। तो अब यहां मान लेते हैं कि 3.6 लैम्डा का गैप ये। तो इस पॉइंट पे डेल्टा कितना होगा? 3.6 ये समझ में आया? यस सर। अब इन्फिनिटी पे डेल्टा कितना होगा? 0 इस बार 0 होगा। 0 इस बार इन्फिनिटी पे डेल्टा 0। यस सर। तो डेल्टा कभी ना कभी लैम्डा आएगा, 2 लैम्डा आएगा, डेल्टा 3 लैम्डा आएगा। 3 लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा। 0 असली में विल नेवर बी रीच्ड। ये समझ में आया ना? सर क्यों? अरे यार असली 0 कैसे हो जाएगा? असली तो हो नहीं सकता। कितना भी दूर चले जाओ। यस सर। नहीं होता। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 होता है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी ना बन जाएगा। हाँ। पहले ये समझ में आ रहा है, दूर जाने पे कम आएगा पाथ। यस सर। कम आए। देखो ये ऐसे बना, ये ऐसे बना, सॉरी सही नहीं बना, बना बना के देखो समझ में आ जाएगा। जैसे ये था, अब हम पहले इसको यहां बनाए। अब देखो ये ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहे हैं, यस सर। लेकिन एग्जैक्ट इक्वल तो हो नहीं सकते। हाँ सर। क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल तो इस पॉइंट पे होंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जबकि ये लाइन तो यहां घूम रही है। यस सर। तो असली पाथ डिफरेंस 0 कभी नहीं होगा, अप्रोच करेगा 0 को, इसलिए हम 10 इंफिनिटी होगा। वाले को कभी काउंट नहीं करेंगे। सर और सर वो डिफरेंस ऑफ सर 2 साइड वाला? हाँ तो उसी से तो, उसी से किया। तो तीसरे से तो छोटा ही है ना। तो मतलब सर उसके इक्वल मतलब सर 3.6 ही तो होगा। अरे क्यों, ऐसे है ना 3.6 इस केस में। हाँ अब की बार घट रहा है। हाँ हाँ सर। बना के देख लो, समझ में आ जाएगा तो। हाँ सर। हाँ समझ गया। चलो अब हम मिनिमा वाले लोकेशन ढूंढे। तो मिनिमा आया एक 3.5 3.5 आया। यस सर। और सोचो 0.5 वाला भी आएगा। तो इसके मैक्सिमा आए 3 + 3 6, मिनिमा आए 4 + 4 8। ऐसा कोई रूल नहीं मिनिमा हमेशा ज्यादा आएंगी। यस सर। है ना, वो तो गिवन वैल्यू पे डिपेंड करेगा। पहले यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब हम इन तीनों को कंबाइन कर देते हैं एक में। तीनों को मैं कंबाइन कैसे कर रहा हूं, 2 सोर्सेस थे, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, सोर्सेस के बीच में ये गैप मान लेते हैं 4 लैम्डा का है। तो मैं कहीं पे भी पॉइंट लेता हूं, कहीं पे भी पॉइंट लूं,
तो पहले ये सोचो PS2 माइनस PS1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, मानते हो? और अगर मॉड लगा दूं, यस सर। चलो ये समझ में आया? हाँ यस सर। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है ना, हाँ यस सर। दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होगा। तो पॉइंट में पूरे स्पेस में कहीं भी घुमा लूं, चाहे 2D या 3D, 4 लैम्डा से ज्यादा पाथ डिफरेंस नहीं मिल सकता। यस सर, इन्फिनिटी में 4 लैम्डा। पक्का? यस सर। और 4 लैम्डा एग्जैक्टली कहाँ होगा? बहुत ऊपर हो जाएगा। अरे इस पूरी लाइन पे 4 पूरी लैम्डा लाइन होगा पे रे। होगा। अरे इस पूरी लाइन पे 4 लैम्डा। अच्छा, इसी लाइन पे तो होगा। यस सोचो, यस यहाँ पे पॉइंट लेते तो इस लेंथ और इस लेंथ का डिफरेंस 4 लैम्डा आएगा ना। यस सर। जीरो कहाँ पे होगा? सर मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पॉइंट पे परपेंडिकुलर लाइन पे। पूरे बाइसेक्टर पे डेल्टा 0 आएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये समझने की कोशिश करो, S1 और S2 ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उस पे डेल्टा 0 है, और यहां पे जो मैं ये लाइन बना रहा हूं इस पे डेल्टा D के बराबर है। D मतलब अगर मैंने 4 लैम्डा का गैप ले रखा है, ये यहां तक बिल्कुल क्लियर है? अब मैं Yes, अगली sir. चीज पूछना चाह रहा हूं कि डेल्टा इक्वल टू लैम्डा कहां होगा? 2 पोजीशंस पे, नहीं 4 पे, सॉरी, इनफाइनाइट पोजीशन पे। मान लो मैंने अच्छा कहा हाँ, इस स्फीयर के में, ठीक है सर। मान लो मैंने इस पोजीशन पे कहा कि इन दोनों को घटाने पे डेल्टा लैम्डा आया, तो सिर्फ इस पोजीशन पे नहीं आएगा। नीचे भी इस ओरिजिन से जो PS2 लाइन माइनस PS1 की वैल्यू लैम्डा, बता सकते हो लोकस क्या होता है इसका? पर बोला हाइपर हिलाए, ओडी में वो भी। यस सर। समझ गए? Yes, तो sir. दरअसल ये लोकस, ये पूरा एक हाइपरबोला होगा जिस पे पाथ डिफरेंस लैम्डा आएगा। सोचो, यस सर। यस सर। सोच रहे हो? तो ऐसे ही एक हाइपरबोला 2 लैम्डा वाला होगा, एक हाइपरबोला 3 लैम्डा वाला होगा, ऐसे ही हाइपरबोला की 2 ब्रांच होंगी। ये फील आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब मैं 4 थोड़ा लैम्डा सा, पे पैराबोला बन जाएगा। क्या 4 लैम्डा पे पैराबोला नहीं, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ऊपर वाली। अच्छा हाँ, स्ट्रेट देखो दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर्ड है नहीं? यस सर। ये मैथमेटिक्स अच्छे से समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, ये काम आएगी चीजों को अच्छे से समझने में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सोर्सेस बना रहा हूँ। ज्योमेट्री टूल ये है, 2 सोर्सेस बनाते हैं अपन। एक सोर्स ले लेते हैं ये 2 पे, एक सोर्स ले लेते हैं -2 पे। तो ये काइंड ऑफ A और B जो 2 हमारे सोर्सेस बन गए है ना, इनके बीच का गैप कितना है? 4। अब मैं इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूं, मेजर लेंथ A से इसकी, इससे इसकी, ग्रिड ऑफ कर देता हूं। चलो पहले ये पाथ डिफरेंस लेंथ दिख रही है तुम लोगों को? यस सर। हाँ सर। अब तो दिख रही है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे दोनों के बीच का डिस्टेंस इस पूरी लाइन पे 4 के करीबन होगा, है 4? यस सर। यस सर। नीचे भी 4 होगा पूरे में, यस सर। और यहां पे डिस्टेंस 0 होगा दोनों के बीच का, इस पूरे लोकस पे होगा। यस सर। यस सर। है ना? तो मैं यहां ये कह रहा हूं कि ये वो है जहां डेल्टा की वैल्यू 4 है, ये डेल्टा की वैल्यू 4 है रेड कलर का, और ये ग्रीन कलर वो है जहां डेल्टा 0 है। पक्का क्लियर है? तो ये सोचो, ये हाइपरबोला का ही एक केस बन गया है कि जैसे एक हाइपरबोला ऐसा होता है, एक हाइपरबोला ऐसा, एक ऐसा। ये हाइपरबोला समझ पा रहे हो? ऐसा है, खुद में ही चिपक गया। यस सर। और ये भी एक हाइपरबोला है, हाँ। ये फील कर रहे हो? यस सर, स्ट्रेट लाइन। कि ये वाला और ये जो बीच का बना है, ये और ये
These are special cases of hyperbolas when hyperbola reduces to a straight line. और Yes, याद sir. करो PS1 माइनस PS2 का लोकस डिस्टेंस कांस्टेंट है. अगर a की वैल्यू S1 S2 हो गई तो ये हाइपरबोला ऊपर वाली लाइन बनेगी. Yes, sir. समझ गए? सेगमेंट बनेंगे. तो ये लोकस आएगा S1 और S2 को ज्वाइन करने वाला. ये सोच लो ये अच्छे से. हाँ सर, 2 रे बनती थी. बनेगा. Yes, और sir. अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो वो S1 और S2 क्या है? ये पक्का क्लियर है सबको? Yes. और अदरवाइज अगर a की वैल्यू S1 S2 से छोटी है और 0 से बड़ी है तो पक्का ये हाइपरबोला बनेगा और 2 ब्रांचेस बनेंगे. ठीक है? आ गया समझ में? यस. Yes. चलो, तो मैं लैम्डा वेवलेंथ ले लेता हूं इसकी 1. तो सेपरेशन इनके बीच में 4 मीटर है 4 लैम्डा का. अब मैं हाइपरबोला बना रहा हूं इसमें. आजा, हाइपरबोला कहाँ है? इसके अंदर होगा. हाइपरबोला फ्रॉम फोसाई एंड पॉइंट. एक ये लिया, एक ये लिया. एक मिनट, पॉइंट मैंने कहाँ ले लिया? गलत ले लिया. फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस. हाँ, अब देखो, ये समझ पा रहे हो? जो ही मैं इससे पास करा रहा हूं, देखो क्या बना हाइपरबोला? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. इससे पास किया, देखो 2 लाइन दिख रही है तुम्हें ऊपर नीचे. Yes, sir. ग्रीन दिख रही होंगी. Green. देखो अब दिखा. Yes, sir. और जब मैं यहां ला रहा हूं तो वो लाइन ये. तो ये 2 डिजेनरेटेड केस ऑफ हाइपरबोला मिल गए. Yes, sir. अब देखो, तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस लैम्डा रखना है तो इस हाइपरबोला को किस पॉइंट से पास कराना पड़ेगा? एक किसी जगह पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया तो हर जगह लैम्डा हो जाएगा. सोचो. Yes. स्टेटमेंट सुनना. एक किसी पॉइंट पे अगर लैम्डा हो गया तो हर पॉइंट पे लैम्डा हो जाएगा. हाइपरबोला के हर पॉइंट पे. हाइपरबोला की प्रॉपर्टी है. यहां रख दूं? Yes, sir. तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा. नहीं, ये तो 0.5 है. इस पे लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस. सोचो. हाँ. नहीं आया समझ में? Yes, sir. 5.5 है. देखो ऐसे समझो, इससे ये डिस्टेंस 1.5 है. सॉरी, एक डिस्टेंस है ना. और इसका डिस्टेंस कितना है? 2.5. तो गैप कितना है इन दोनों के बीच का? 2 का. 1 का. समझ में आया? हाँ. तो अगर मैं ये लैम्डा बाय 2 ले लेता हूं तो गैप इनके बीच का लैम्डा हो जाएगा. सोचो, क्योंकि एक लैम्डा बाय 2 कम होगा, दूसरा लैम्डा बाय 2 बढ़ जाएगा. तो ये समझ में आया? ये पाथ डिफरेंस हमारा क्या है? लैम्डा. ठीक है, क्लियर? तो मैंने क्या ये पॉइंट क्यों बना दिया? एक मिनट, अब मैं दूसरा हाइपरबोला बनाता हूं. दूसरा हाइपरबोला. अब हम पाथ डिफरेंस कौन सा ले रहे हैं? 2 लैम्डा. हाँ, तो अब कहां बनाऊं? नीचे. लैम्डा पे. एक ये लिया, एक ये लिया. इसको. ये समझ के दूसरा. Yes, sir. यस सर. ये 2 लैम्डा का है. तीसरा हाइपरबोला बनाओ. 2 पे. 2 के पहले. 2 वाला कैसे सोचा? तुम सोच लो अब. नहीं सोच पा रहे यार, ये बड़ी सिंपल सी चीज है. हो गया सर. ये लैम्डा बाय 2 है, ये गैप लैम्डा है, ये गैप 3 लैम्डा बाय 2. तो गैप जिस पे लैम्डा है उसका पाथ डिफरेंस ये, इसका पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है. ये नहीं आया समझे 3 लैम्डा कैसे? हाँ. क्योंकि एक से 3 लैम्डा बाय 2 कम करोगे तो दूसरे से 3 लैम्डा बाय 2 बढ़ा दोगे ना. ये हमारा सोर्स S1 है, ये हमारा सोर्स S2. तो एक के x नजदीक जाओगे तो दूसरे के x दूर चले जाओगे ना. अच्छा ठीक है, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस कर रहे हैं.
है ना। तो हर λ/2 पे एक हाइपरबोला बन रहा है, तो बीच में भी मैं हाइपरबोला बना ही देता हूं डिजनरेटेड वाला। ये लिया, और अगर यहां से तो देखो हाइपरबोला स्ट्रेट लाइन बन गया। यस सर। एक और लास्ट हाइपरबोला बना देता हूं, जो ऑब्वियसली यहीं कहीं से पास हो रहा होगा। चलो, तो ये अपने बन गए हाइपरबोला। थोड़ा थिकनेस बढ़ा देता हूं इसकी। चलो, शायद अब आ रहा होगा समझ में कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद चीजें सब समझ में आ जाए। यस सर। चलो, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पॉइंट अगर मैं इनके कलर भी बदल देता हूं, पहले का ले ले रहा हूं रेड। रेड मतलब डेल्टा लैम्डा है। एक मिनट, हुआ नहीं। ग्रीन और तीसरे का ब्लू ले लेता हूं, ब्लैक कर देता हूं। तो देखो, अगर पॉइंट ब्लैक लाइन पे है तो पाथ डिफरेंस 0 आएगा हमेशा। यस सर जी, डेल्टा 0। रेड लाइन पे है तो लैम्डा। लैम्डा। देखो गैप, देखो दोनों का। अब देखो गैप 3.84 और 2.84 आ गया 1। 1 का आ गया। और ये 1 का हर जगह होगा। यस हाँ सर। सर। तो यहां कहीं भी मूव करूंगा तो डेल्टा लैम्डा आएगा। इस ग्रीन वाले पे डेल्टा 2 लैम्डा आएगा। 2 है? बड़े। यस सर। और ब्लू वाले पे 3 लैम्डा आएगा। और ऑब्वियसली लास्ट वाले पे 4 लैम्डा आएगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। यस सर। यस सर। अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं इसके बाद कि अब देखो, अब अगर हमने स्क्रीन यहां रखी होती, अच्छे से देखना, ये हमारी स्क्रीन होती। ये स्क्रीन होती। एक मिनट, लाइट चली गई क्या? रेड कलर की। हाँ, ये रेड कलर की स्क्रीन है। तो यहां पे एक मैक्सिमा मिलता हमें। बाइसेक्टर। यहां पे मैक्सिमा आता। यस एक सर। मैक्सिमा यहां आता, तो बीच में कहीं मिनिमा आएगा। λ/2। ये समझ में आया ये क्या है? इंटेंसिटी का ग्राफ। इंटेंसिटी का ग्राफ। ये फील आ रहा है? हाँ सर। ऐसे बनता। यस। पक्का? यस सर। ठीक है। अब अगर मैंने यहां स्क्रीन इसकी जगह सर्कुलर ले ली होती, ये स्क्रीन होती, अब बताओ क्या बनता? मैक्सिमा, 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 मैक्सिमा। ये फील आ रहा है क्या हो रहा है? सेम हाइट का मैक्सिमा है ना अजय? वो हाइट वाइट छोड़ो, यस सर। ऐसा बनता पूरे सर्कल में। यस सर। ये पूरी स्क्रीन है सर्कुलर। हाँ हाँ। अच्छा। और अगर हमने स्क्रीन ऐसी ले ली होती, एक मिनट थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा। स्क्रीन हमारी ऐसी होती, तो अब मैक्सिमा, ये समझ पा रहे हो? यस सर। पक्का? यस सर। और शायद अब ये भी समझ पा रहे हो कि अगर ये रिपल के सोर्सेस होते, जो रिपल्स वाला वीडियो दिखाया था, तो उसमें ये रिपल्स है। जहां रिपल्स वाला वीडियो कहाँ है? मैं दिखाता हूँ। अरे यार, ये ऐड तो
थोड़ा दूर से दिखा दे तो अच्छा हो। अब देखिए, अब देखो इसमें इस वाले में एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, ये दो सोर्सेस है, और ये समझ में आ रहा है, ये हाइपरबोलास है। ये फील कर रहा हो? यस सर। यस सर। ये लोकस है, क्योंकि यहां से इसने जो भेजा एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस है डेल्टा 0। ये वो Yes, जो sir. अगला बना वो लोकस क्या है? लैम्डा। फील आया? यस सर। ये 2 लैम्डा, ये 3 लैम्डा, ऐसा जो बना होगा। तो यहाँ पे डार्क लाइंस होंगी। हाँ 3 लैम्डा, बीच में ये डार्क है, बीच वाली, या तुम डार्क किसी को भी मान लो, हालांकि मेरी डार्क उल्टी है। इसमें जो ब्राइट ये वाला लैम्डा है, ये समझ में आया क्या कह रहा हूँ? हाँ 0 है सर, ये डेल्टा लैम्डा है। पक्का समझ गया ना? यस सर, बदल दिया सर सेम साउंड के साथ होता है ना? अरे बिल्कुल सही हो, गौर से देखो समझ में आ जाएगा। अरे ये डार्क है, मतलब यहाँ रिपल्स सबसे बड़ी कहाँ है? व्हाइट वाली लाइन पे रिपल्स बड़ी है ना, जो मैंने ड्रॉ की। सर आप डिस्ट्रक्टिव को डार्क कह रहे हैं या कंस्ट्रक्टिव को? हमें नहीं, इस केस में जो व्हाइट दिख रहा है वहां डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है ना व्हाइट दिख रहा है एक्चुअली, मतलब ये जो मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ ना, येलो वाली लाइन, ये डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव है, हाँ। रिपल्स नहीं है ना इस लाइन पे, हाँ खाली है। तो यहाँ डेल्टा लैम्डा बाय 2 रहा होगा। अब ठीक है? यस हाँ, सर। तो ये एक्चुअली हाइपरबोला है। आगे समझ में, स्ट्रेट लाइन नहीं है। पीले वाले भी हाइपरबोला है? सब हाइपरबोला है। अच्छा ठीक है, तो जो अपना ये था, यही तो है रिपल्स का केस। यस सर। सोचो रिपल्स ऐसी पैदा हो रही है, ये रिपल्स है, ये रिपल्स, ये ऐसी रिपल्स है। आ गया समझ में? यस सर। तो अब हम इसमें ये कह रहे हैं कि तो 3 तरह के क्वेश्चन समझ में आए। एक बार स्क्रीन हमने यहां रखी, एक बार स्क्रीन यहां रखी, एक बार सर्कल में रखी। सर्कल में रखोगे तो हर तरह का मैक्सिमम मिनिमम उसके अंदर आ जाएगा, सोच लो। यस सर। क्योंकि हर इसको क्या हाइपरबोला इसको काट देगा। हाँ स्ट्रेट रखोगे तो एक तरफ के हाइपरबोला काटेंगे, दूसरे में एक तरफ के। जैसे आपने स्क्रीन ये रखी, तो ये वाला कभी नहीं काट सकता, सोचो। यस सर। है ना? मतलब पाथ डिफरेंस डी नहीं हो सकता। यहां पाथ डिफरेंस 0 है, यहां पाथ डिफरेंस डी नहीं हो सकता, डी से कम ही हो। पक्का समझ गए? यस सर। और अगर स्क्रीन आपने यहां रखी तो पाथ डिफरेंस डी तो हो जाएगा, इसका पाथ डिफरेंस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये लाइन कभी नहीं काट सकती। आप कितना भी बड़ा कर दो, रेड काट जाएगी ज्यादा बड़ा करोगे तो, लेकिन ये कभी नहीं काटेगी। आया समझ में? यस सर। लेकिन सर्कल ले लिया तो हर उसको काटना पड़ेगा। अब बस लास्ट एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या वाकई में ये हाइपरबोला है? ये 2D फिगर चल रहा है या 3D फिगर होना चाहिए? 3D प्रैक्टिकली 3D होना चाहिए। तो जो आपको हाइपरबोला दिख रहा है वो हाइपरबोला ना हो के कौन है? समझ में आया? कौन है? हाइपरबोलॉइड है। हाइपरबोलॉइड। अच्छा सोचो। यस सर। तो अब अगर मैं कहूं इसमें कि स्क्रीन मेरी ऐसी रखी है, तो जो हमें 2 पॉइंट दिख रहे थे कि ये 2 पॉइंट पे मैक्सिमा है, वो पॉइंट ना होके लाइन इलिप्स सर्कल, एग्जैक्ट सर्कल। सिमेट्री नहीं है? सर्कल, हाँ हाँ सर सर्कल होगा। और ये ग्रीन वाला भी एक सर्कल होगा। यस सर। स्क्रीन पूरी प्लेन में है।
और बीच वाला समझ गए, बीच वाला एक डॉट होगा। यस सर। तो यहाँ सर्कुलर फ्रिंजेस बनेगी। यस सर। ऊपर लिया तो सोच पाए? यस सर। यस सर, यस सर। और इधर लिया तो बता सकते हो कैसे बनेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगी। यस सर। पक्का? हाँ। देखते हैं, ये ऐसा है, ऐसे काटो, ये इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो हाइपरबोला ही नहीं होगा। सर, पैराबोला। हाइपरबोला होता है। हाइपरबोला ऐसा ब्रांच कर्व्ड होगा, सोचो। हाइपरबोला। तो यहाँ पे स्क्रीन रखी होती ना, यहाँ पे साइड में, तो ऐसे दिखते। सोचो। इस वाले का फील नहीं आया है पर। बना के देखो, तुम्हें आएगा फिर। ये लाइन पे हाइपरबोलॉइड का इंटरसेक्शन सोचना। हाँ सर। जैसे वो कोने को काटते थे प्लेन। इधर देख लो, इससे समझ में आएगा। ये ऐसे, अब इसको इससे काटो तो ये ऐसे दिखेगा ना, ऐसे कटेगा ना। अच्छा हाँ ठीक है, वो प्लेन में है। अभी दिखाता हूं, ये ऐसे था, काट दिया, तो काटने पे जो क्रॉस सेक्शन बनेगा ऐसा कुछ कटेगा ना। हाँ कटेगा। हाँ। बस यही है, ठीक है। तो बस हम ये कह रहे हैं अब कि S1 S2 सोर्सेस कैसे हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे S1 S2 अगर सोर्सेस ऐसे हैं, स्क्रीन ये है, तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो आएगा इस तरह का कुछ, बीच में ये डॉटेड मिनिमा है। यस सर। ये पैटर्न ऐसा दिखेगा, ठीक है। और लॉजिक क्या है कि हमने देखा ये डेल्टा जीरो वाली लाइन, डेल्टा लैम्डा वाली लाइन, 2 लैम्डा। और एक और बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पाथ डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। सॉरी, मतलब ये पैटर्न प्रॉपर बना ही देता हूँ, साइड पर इसको मिटा दो, ऐसे बनता। अब यहां मैं डॉटेड ले लेता हूं दूसरे कलर से, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 2.5 लैम्डा। ये बना। यस सर। तो अब अगर मैं यहां इसको बनाऊंगा तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहां पे ये ग्रीन लाइन, ये ग्रीन, ऐसा दिखेगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है। और अगला जो लास्ट वाला ग्रीन मैंने बनाया नहीं, ये और दूर बनेगा। ये पैटर्न फ्रिंजेस का है ना? हाँ। अरे जेस्चर काम कर जाते हैं इसके। ये ऐसा। यस सर। पक्का? हाँ सर, इसमें लैम्डा 2 लैम्डा नीचे भी बनाए तो ऐसा। यस सर। ऐसा सिमेट्रिक है एकदम। ठीक है, लेकिन इनके बीच की स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं है। हाँ, स्पेसिंग कांस्टेंट नहीं है। स्पेसिंग बढ़ रही है। देखो ये गैप कम था, ऊपर जाने पे ये गैप बढ़ रहा है, मतलब ये जो गैप है ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पैटर्न ऐसा बनेगा। ये ठीक है? यस सर। ग्रीन जैसे वाले जैसे सर जैसे जैसे ऊपर जाते आएंगे तो आवाज अपन कॉन्स्टेंटली सुनाई देती रहेगी ना? कांस्टेंट क्यों सुनाई देती रहेगी? नहीं, जैसे ज्यादा ही ऊपर चले गए क्यों? क्योंकि फिर है ना, मतलब लैम्डा बचा रह जाएगा, मतलब लैम्डा खत्म नहीं होगा। अरे क्यों, वो तो डिपेंड करता है, वो तो पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है। अच्छा। पता नहीं क्या करें।
2.5 लैम्डा पे मिनिमा है ना। ओके सर, हाँ इस केस में। चलो, तो ये यहां स्क्रीन बनती, तो इसका यही हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। हमें यही वाला पढ़ना है। तो इसका पैटर्न ऑन स्क्रीन। अब इससे तुम एक लॉजिक समझ सकते हो। स्क्रीन को अगर मैं पास लाऊं तो फ्रिंज के बीच की स्पेसिंग कम होगी या ज्यादा? कम होगी। मतलब ये मैं स्पेसिंग अगर निकालना चाहूं, ये स्पेसिंग किस पे डिपेंड कर रही है? तो ये डिस्टेंस डी, स्पेसिंग डी बढ़ाने पे स्पेसिंग बढ़ेगी। हाँ बढ़ेगी, बढ़ेगी क्योंकि आप जितना दूर जाओगे उतना गैप ज्यादा मिलेगा ना। हाँ, हाइपरबोलिक तो फैलेगा। स्क्रीन आप अगर यहाँ रख देते स्क्रीन, तो आपको ये पास पास मिलती ना। यस सर, बिल। ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से वेवलेंथ लैम्डा अगर आप इंक्रीज होती जाएगी। इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इंक्रीज ही हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज। और लॉजिक क्या है कि जितनी बड़ी वेवलेंथ उतनी कम फ्रिंजेस बनेंगी, उतनी ज्यादा फैलेंगी। यस सर। सोचो लैम्डा छोटा करो, ये पास पास बनेगी। हाँ, अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि इसी में आपने 6 फ्रिंजेस बनाई, आपने 6 की जगह 60 फ्रिंजेस बनाई होती तो पास पास हो जाती ना। उतनी जगह में 60 फ्रिंज हो गई, तो वेवलेंथ आप छोटी करते जाओगे। ठीक है, तो डी लैम्डा पे भी ये इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यस सर। तो ये इस तरह के फ्रिंजेस का शेप होता है। तो ये हाइपरबोलिक फ्रिंजेस ऐसे बनती है। तो दो ग्रीन के बीच में तो कांस्टेंट रहेगा ना स्पेसिंग? क्यों कांस्टेंट रहेगा? कहाँ कांस्टेंट दिख रहा है तुम्हें? नहीं, ग्रीन वालों के बीच में। अरे यार, क्या ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है? हाँ ठीक है। नहीं है नहीं है ना, ब्लू वालों के बीच में बराबर है ना ग्रीन वालों के बीच में बराबर। तो ये एक्चुअली इसकी मैथमेटिक्स है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे। लैम्डा इंक्रीज करने से फ्रिंज अमाउंट भी बढ़ेगा ना? अमाउंट कहाँ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस घटेंगी। यस सर। चलो सर, रियल लाइफ में तो मतलब पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस वगैरह ये सारी चीजें एक साथ ही होती है, तो एक दूसरे पर असर नहीं डालती? तो इंडिपेंडेंट पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल डालती हैं, हमें हमेशा रिजल्ट मिलता है टोटल। माने कुछ फ्रिंजेस। ये बताओ, जब तुम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, क्या उसी समय मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लिया था क्या? नहीं तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ समझ गया, वो तो कि हम भी इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं, बाद में कंबाइन करके स्टडी करते हैं। हाँ, वो तो समझ आ गया। मैं पूछा था कुछ फ्रिंजेस हमारे पोलराइजेशन से भी बन जाती हैं। ये पोलराइजेशन क्या लफड़ा है? कोई हम पोलराइड थोड़ी ना यूज कर रहे हैं यहाँ। नहीं, यहाँ नहीं कर रहे, पर कहीं और तो कर सकते हैं ना। तो उसमें फ्रिंजेस क्यों बनेगी? वो तो इंटेंसिटी सबकी कम होगी या सबकी बढ़ेगी? सर बन जाती है शायद कुछ अरेंजमेंट करने पर, मतलब 2-3 एक एंगल पे रखने पर आ जाते हैं। पता नहीं क्या कह रहा हूँ। रेफरेंस दो, फिर बात करेंगे इस पर। ओके सर, मैं सेंड कर देता हूँ आपको बाद में। चलो सर, वो सर्कल में लोकेशन वाला बाद में बताओगे? हाँ, अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये ऐसा है, तो इसकी ऐसी सर्कुलर फ्रिंजेस बनती है इसकी, है ना। चलो, उस सर्कल की लोकेशन के लिए बात कर रहे हो ना? हाँ सर। दूसरी क्लास है कोई सी की नहीं है? अभी तक कोई नहीं। पता नहीं सर, अभी तक कुछ पता नहीं। मैसेज नहीं आया सर। वो मैं क्लास में ही कराऊंगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स लगेगी ज्यादा। सर वही ना, सर्कल में लोकेशन वाला है ना। हाँ सर। मैंने क्वेश्चन में होमवर्क में दे रखा है क्या वो? हाँ हाँ सर जी है। होमवर्क में हाँ दे सर, रखा है? डीसीटी में दिए हैं क्वेश्चन ऐसे। एक ही क्वेश्चन है वैसे उससे रिलेटेड? हाँ, एक हाँ, लास्ट क्वेश्चन। 3 है सर। मैंने बताया। देखो, सर्कल वाले में थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी खुद कर लो। तो ऐसा है, सर्कल वाले में अगर हमें लोकेशन निकालनी, तो हम क्या करेंगे, यहां से थीटा पे लोकेशन निकालेंगे। और यहां जो थीटा के साथ जो पाथ डिफरेंस आएगा,
वो डी कॉस थीटा आएगा। ये रेडियस आर है, डी अगर काफी छोटा है आर के मुकाबले। वो कॉस थीटा से अंदर इसको एन लैम्डा कर लेना, तो कॉस थीटा की वैल्यू एन लैम्डा बाय डी, थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे हालांकि लॉजिक बहुत आसान है कि अगर हम किसी दूर डिस्टेंस पे बात कर रहे हैं यहां से, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर ये एंगल थीटा है, ये डी है, तो ये पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा हो। तो ये हम तीन यहां इमेज बना रहे थे, एक Yes, बार sir. हम ऐसा बना रहे थे, यहां इमेज बनाएंगे, तो यहां जब हम बनाएंगे ना, तो ये एंगल थीटा लेंगे और पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा आएगा। अप्रोक्सीमेटली आएगा ना डी कॉस थीटा। हाँ ऐसे, तो ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो एक आएगा क्वेश्चन, तो उसमें से सर्कल वाले में डी कॉस थीटा वगैरह करके कर लेंगे, अदरवाइज क्लास में कर लेंगे। ये है, ये थीटा बनाते और पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा होता। इसके बाद क्या करते हैं सर? बस थीटा की वैल्यू तो निकालनी है क्वेश्चन। अच्छा, हाँ वही पॉइंट निकालने थे जहाँ पे चलो तो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा। ये एचसीवी के कर लेना 26 से 35 मैथ्स वाले क्वेश्चन है, और डीसीटी 1 क्वेश्चन 25 से 48 है ना। कर लिए सेकंड क्लास है, कर लिए क्या? हाँ सर, आपने बोला था थोड़े first बचे हैं, नहीं सर बचे हैं। थोड़े बचे हैं। एचसीवी के कर लिए? हाँ सर। नहीं नहीं Yes, सर, sir. नहीं सर। क्यों नहीं करे? सर वही असाइनमेंट का बोला था ना Polarization- आपने, तो जो पोलराइजेशन का किया था। चलो ठीक है, तो कर लेना, मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, हाँ। है ना। तो शाम क्लास को है कोई और क्लास है? क्या शाम को कोई क्लास? शायद केमिस्ट्री हो सकती होगी तो यार, होना तो चाहिए। सर आप पूछ के बता देना। मैं पूछ के 4 announce कर बजे एक बार दूंगा, कंफर्म कर देते थे अगर। ग्रुप पे लिख दूंगा मैं, है ना। चलो कल तो मेरी शायद क्लास है नहीं, परसों है ना। यस सर। तब एक कल है। बजे थी आपकी। ठीक है, परसों वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करेंगे, है ना। परसों एक्चुअली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो परसों मिलते हैं। चलो सर कल आपकी बैच 2 में तो है। एक मिनट, ऐसा है क्या? ओके Yes, sir, batch 2 में है आपकी। ओके ओके ठीक है, तो बैच 2 में पढ़ेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय। बाय सर।